चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई आइडियल हीट इंजन है, मतलब कार्नो इंजन है, और ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बीच वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी वो देखना है। तो एक कार्नो इंजन वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वर्क कर रहा है ना। तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री मतलब 373 केल्विन। इन दोनों के बीच कोई कार्नो इंजन वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी देखनी है ना। तो तुमने पढ़ा होगा कि कार्नो इंजन की एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, 1 माइनस टी कम अपन टी ज्यादा, है ना, 1 माइनस टी लेस अपन टी मोर। तो 1 माइनस टी लेस, तो ये कम वाला टेम्परेचर मतलब सिंक का टेम्परेचर तो 273 केल्विन, अपन टी ज़्यादा, ये ज़्यादा वाला टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर है 373 केल्विन है। इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो 100/373 आएगा, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.268 के आसपास आएगा। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अपने पास 26.8%। तो इस कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 26.8% होगी। फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि जैसे अर्थ है और अर्थ को बिल्कुल यूनिफॉर्म डेंसिटी का सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट मानना है, तो अर्थ का ग्रेविटी फील्ड सेंटर से रेडियल डिस्टेंस आर के साथ किस टाइप से चेंज करेगा, उसका हमको ग्राफ बनाना है। ठीक, तो हमको पता है कि अर्थ के सेंटर पर तो ग्रेविटी फील्ड बिल्कुल जीरो होता है। उसके बाद अर्थ या सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण अंदर जो ग्रेविटी फील्ड है वो आर के प्रोपोर्शनली बढ़ता है, मतलब लीनियरली बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, जीएम अपन कैपिटल आर स्क्वायर। और बाहर जाएंगे तो ग्रेविटी फील्ड घटेगा, और बाहर ग्रेविटी फील्ड 1/r² के टाइप से डिक्रीज होता है। तो ग्राफ ऐसा होगा। तो इस बार आंसर 4 रहेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगर इस 4 के कंपटीशन में एक ग्राफ ऐसा होता जिसमें सब कुछ उल्टा होता, इस टाइप का कोई ग्राफ होता, इन दोनों में कंपटीशन हो, तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अर्थ का ग्रेविटी फील्ड एट्रैक्शन का होता है, मतलब रेडियली, अर्थ का ग्रेविटी फील्ड एट्रैक्शन का होता है, मतलब रेडियली पास बुलाने वाला होता है, माइनस आर कैप होता है। तो एक्चुअली इसको साइन के साथ नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसलिए इसके कंपटीशन में ये ऑप्शन होता है तो इसको टिक करते, लेकिन अभी ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। तो समझ जाएंगे कि इनकी भावना ये है कि वो ग्रेविटी फील्ड के मैग्नीट्यूड का ही ग्राफ चाहते हैं। तो ये फोर्थ आंसर ही लिखेंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर के बीच आपस में एंगल 75 डिग्री है। अब किसी लाइट रे को हम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये लाइट रे पहले फर्स्ट मिरर से टकरा रही है और फिर सेकेंड मिरर से टकरा रही है, मतलब दोनों मिरर से टोटल 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है। तो 2 रिफ्लेक्शन की ड्यूरिंग रे का नेट डिविएशन कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो क्लास में हम बताते हैं, तो पता होगा कि कोई भी रे इन दोनों मिरर से एक के बाद एक कुल मिलाकर के 2 बार रिफ्लेक्ट हो, तो 2 रिफ्लेक्शन की ड्यूरिंग रे का जो नेट डिविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो रे को चाहे किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करें, इन 2 रिफ्लेक्शन के कारण रे का नेट डिविएशन सिंपली 2 पाई - 2 थीटा, जहाँ थीटा दोनों मिरर के बीच आपस में एंगल। बस 2 रिफ्लेक्शन के कारण रे का नेट डिविएशन कितना होगा, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री -2 इंटू थीटा, दोनों मिरर के बीच आपस में एंगल 75 डिग्री। तो ये अपने पास आ गया 360 - 150 मतलब कितना आ गया, 210 डिग्री। तो इन 2 रिफ्लेक्शन के कारण रे का नेट डिविएशन 210 डिग्री। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, इसको टिक करेंगे। लेकिन इसमें एक चक्कर है यार कि 2 रिफ्लेक्शन के कारण रे का नेट डिविएशन 2 पाई - 2 थीटा तो होता है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में हम 2 थीटा भी बोल सकते हैं। तुमको बताओ कि कोई भी 2 ऐसी रेज हैं, उनके बीच इस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल हम
360 माइनस 2 थीटा मेजर करते हैं तो उसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा भी बोल सकते हैं। तो दो रिफ्लेक्शन के कारण रे का नेट डिविएशन बेसिकली तो 2 पाई माइनस 2 थीटा होता है, लेकिन उसको दूसरी डायरेक्शन में 2 थीटा मतलब 2 इंटू 75 मतलब 150 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो वैसे तो दोनों आंसर सही हैं, लेकिन इस बार ये 150 डिग्री वाला ऑप्शन में था ही नहीं, तो इस बार तो बिंदास 210 डिग्री हम टिक कर सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो कम्युनिकेशन का है, तो इसमें पूछा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखना है। ठीक, तो हमको अच्छे पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव के जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करता है। मतलब जहाँ मैसेज सिग्नल की वैल्यू कम है वहाँ रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड भी कम होगा। जहाँ मैसेज सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। और जहाँ मैसेज सिग्नल की वैल्यू सबसे कम है वहाँ रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड भी सबसे कम होगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, फर्स्ट होगा। ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई भी लूप एक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस 5 किलो ओम दे रखा है और इस बार तो लड्डू के टाइप से दे रखा है कि इस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स टाइम के साथ इस टाइप से चेंज कर रहा है। तो बस हमको पूछा है कि t इक्वल टू 2 पर इस लूप में बहने वाली करंट कितनी होगी वो देखना है। तो इजीली कर सकते हैं ना कि बताओ फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो इस लूप में ईएमएफ है वोल्टेज इंड्यूस होगा ना। और हमको पता है कि फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो सिंपली डी फाई बाय डी टी। तो उसके लिए सिंपली इस फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो बताओ पहली टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 15t स्क्वायर प्लस 18t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 18। तो लूप में इंड्यूस ईएमएफ या प्रोड्यूस वोल्टेज ये टाइम के साथ ऐसे चेंज करेगा, लेकिन हमको इंड्यूस ईएमएफ कब निकालना है, एट t इक्वल टू 2 पर निकालना है। तो उसके लिए इंड्यूस ईएमएफ वाले एक्सप्रेशन में t की जगह 2 चिपका देंगे। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू टी की जगह 2 स्क्वायर प्लस 18। तो ये कितना हो गया 60 प्लस 18 मतलब 78। तो इस इंस्टेंट पर लूप में इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज 78 वोल्ट होगा। बस इस इंस्टेंट पर करंट कितनी फ्लो होगी वो देखना है। तो करंट कितनी फ्लो होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो रास्ते का नेट ईएमएफ तो रास्ते का नेट ईएमएफ तो 78 वोल्ट अपन इस लूप का टोटल रेजिस्टेंस 5 किलो बोले तो 10 टू पावर 3। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 78 बाई 5 करेंगे तो ये 15.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर को मिली एम्पियर। तो इस इंस्टेंट पर इस कॉइल में करंट कितनी प्रोड्यूस होगी 15.6 मिली एम्पियर। ये सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि यूरेनियम 238 ये रेडियो एक्टिव है, स्पॉन्टेनियसली टूट जाता है और टूट करके लेड में कन्वर्ट होता है, जिसका एटॉमिक मास तो 82 और मास नंबर 206 है और साथ में अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल भी निकल रहे हैं। तो बस इसमें कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे वो देखना है। तो चलो भगवान का नाम लेकर के मान लेते हैं कि इस रिएक्शन में N1 जितने तो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और N2 जितने बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब खुद बताओ कि इसमें N1 N2 दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए और हमको अच्छे पता है कि दो इक्वेशन कहाँ से आएंगी, एक तो चार्ज कंजर्वेशन और दूसरा मास कंजर्वेशन। चलो पहले मास कंजर्वेशन लगाते हैं। तो हमको पता है कि रेडियोएक्टिव रिएक्शन में मास में थोड़ा सा लॉस तो होता है, लेकिन एक्चुअली ये जो मास में लॉस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इंटीजर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो मास लॉस को बिल्कुल नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसलिए इंटीजर के अकॉर्डिंग तो
इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो बताओ इस रिएक्टेंट का मास तो कितना है, इंटीजर में 238, और प्रोडक्ट का मास कितना है, लेड का तो 206। उसके बाद अल्फा पार्टिकल, तो बताओ एक अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4, ऐसे ऐसे मान लेते हैं n1 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो उनका मास कितना होगा 4n1। और बीटा पार्टिकल तो सिंपली इलेक्ट्रॉन ही है जिसका मास नंबर 0, तो इंटीजर में उसका मास अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4n1 इक्वल टू 32, तो इससे n1 इक्वल टू 8, n1 इक्वल टू 8 मतलब अल्फा पार्टिकल तो 8 निकलेंगे। उसके बाद बीटा पार्टिकल कितने निकलेंगे वो देखना है, तो उसके लिए दूसरी इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन। हमको पता है कि मास तो अप्रोक्सीमेटली कंजर्व रहता है लेकिन चार्ज तो एग्जैक्टली कंजर्व रहता है। तो रिएक्टेंट का जितना चार्ज होगा प्रोडक्ट का भी उतना ही। रिएक्टेंट का चार्ज 92, प्रोडक्ट में लेड है उसका चार्ज नंबर 82। उसके बाद n1 अल्फा पार्टिकल है तो एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज नंबर 2, ऐसे n1 अल्फा पार्टिकल है तो उनका चार्ज नंबर 2 इंटू n1। और बीटा पार्टिकल तो एक बीटा पार्टिकल का चार्ज नंबर -1, ऐसे ऐसे n2 बीटा पार्टिकल है तो उसका चार्ज नंबर कितना होगा -1 इंटू n2। तो चार्ज तो एग्जैक्टली कंजर्व रहना चाहिए। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इधर तो 10 आ गया, n1 की वैल्यू 8 तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 माइनस n2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n2 इक्वल टू 6। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल निकलेंगे। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई वर्टिकल सेमी सर्कुलर मतलब सेमी सिलेंड्रिकल कोई ट्रैक है जो कि फिक्स है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और उसकी रेडियस हमको कैपिटल आर दे रखी है। हाईएस्ट पॉइंट से m मास के किसी छोटे से ब्लॉक को रिलीज किया है तो ब्लॉक फ्रीली फिसलता हुआ नीचे आएगा ना, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको थीटा मान लेते हैं। तो हमको पूछा है कि इस ब्लॉक का सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc बोला है, नॉर्मल रिएक्शन को n बोला है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन n इनका रेशो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ किस तरह से चेंज करेगा उसका ग्राफ बनाना है। मतलब इनडायरेक्टली हमको देखना है कि किसी भी जनरल थीटा पर सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया तो बताओ फ्रीली फिसलता हुआ नीचे आएगा ना। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर थीटा एंगल जितना घूम गया है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी वो देखना है। या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रेस्ट से रिलीज किया है और बताओ विदाउट फ्रिक्शन और बिल्कुल फ्रीली फिसलता हुआ नीचे आ रहा है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली कितना नीचे आ रहा है, आर साइन थीटा, ये आर है ना, हाइपोटेन्स आर है तो ये परपेंडिकुलर आर साइन थीटा ही होगा ना। तो बस डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रेस्ट से रिलीज किया है, बिल्कुल फ्रीली और स्मूथली फिसलता हुआ नीचे आ रहा है। वर्टिकली इतना नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी पैदा हो जाएगी, सिंपली √2gh। तो √2g और h की जगह क्या आएगा, आर साइन थीटा। तो किसी भी जनरल थीटा पोजीशन पर इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। बस सबसे पहले हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो सिंपली mv² अपन r होता है। तो mv इतना है तो v² कितना हो जाएगा 2gr साइन थीटा अपन r से r कैंसिल, तो किसी भी जनरल थीटा पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू तो अपने पास 2mg साइन थीटा आ गई। अब हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर नॉर्मल रिएक्शन मतलब ब्लॉक के कारण सरफेस पर लगाया गया प्रेसिंग फोर्स कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि इसको हम बेसिक न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते हैं या फिर रोटेटिंग फ्रेम से भी कर सकते हैं। चलो आसानी के लिए इसको रोटेटिंग फ्रेम से देखते हैं ना। तो सिंपली रोटेटिंग फ्रेम से देखते हैं और ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तो आराम से बताओ कि ब्लॉक पर एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg, खुद बताओ कि इस बार mg पूरा दबाने का काम नहीं करेगा, इसका एक कंपोनेंट ही दबाएगा। तो mg के कंपोनेंट करते हैं एक तो नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। चलो एंगल देखना है, तो बताओ ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा।
ये थीटा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, तो इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री थीटा mg है, इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट तो mg cos थीटा और ये कंपोनेंट mg sin थीटा। कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि mg sin थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये दबाने का काम करेगा। और एक और फोर्स है ना, तुम बताओ कि रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं तो इस ब्लॉक पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी फील होगा। तो होता ब्लॉक इस वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, सेंटर इधर है, तो बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी फील होगा mv² r के बराबर। बस अब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि mg sin थीटा भी नीचे की ओर ये भी दबाने का काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की ओर ये भी दबाने का काम करेगा। तो इस इंस्टेंट पर ब्लॉक इस सरफेस को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगा, mg sin थीटा प्लस mv² r इतने फोर्स से दबाएगा। मतलब इस इंस्टेंट पर ब्लॉक और सरफेस के बीच प्रेसिंग फोर्स इतना होगा। बस इसमें mv² r की वैल्यू पहले ही देख चुके हैं ना, तो हमको पता है कि mv² r की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2mg cos थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा मतलब 3mg cos थीटा ये होगा। बस सेंट्रीपिटल फोर्स इतना आ गया और नॉर्मल रिएक्शन इतना आ गया, तो हमको पूछा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन का रेशो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो 2mg sin थीटा अपन नॉर्मल रिएक्शन 3mg sin थीटा, तो इनका रेशो कितना हो गया 2/3। मतलब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशो है वो तो हमेशा 2/3 रहेगा, रेशो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो तब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहे कितना भी हो, इन दोनों का रेशो हमेशा 2/3 होगा। इससे ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे लिखने में थोड़ी गलती हो गई, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि 10 वोल्ट की कोई आइडियल बैटरी है, अब उसके साथ बहुत सारे रेजिस्टर और डायोड लगाए और डायोड के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, किस मटेरियल से बने वो भी नहीं कहा गया। तो फिर बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि जो डायोड है वो बिल्कुल आइडियल डायोड है। मतलब फॉरवर्ड बायस में इनका बैरियर पोटेंशियल भी टेंस टू 0, फॉरवर्ड बायस में इनका रेजिस्टेंस भी टेंस टू 0 और रिवर्स बायस में करंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। बस हमको देखना है कि इस बार बैटरी से बहने वाली करंट कितनी होगी वो देखना है। तो चलो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि इनमें कौन डायोड फॉरवर्ड बायस और कौन रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो हमको पता है कि बता बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो हमको पता है कि बैटरी इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस को धक्का देती है, मतलब करंट ऐसे आएगी। अब बताओ करंट को बहने के रास्ते मिल गए, तो कुछ करंट तो ऐसे जाएगी और कुछ करंट ऐसे जाएगी। अब इसकी बात करते हैं। तो इस ब्रांच में करंट ऐसे बहेगी, तो तुम बताओ ना कि इस डायोड में तो करंट एरो की डायरेक्शन में बहने का ट्राई कर रही है ना, तो इसमें करंट एरो की डायरेक्शन में बहने का ट्राई कर रही है, तो ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और आइडियल डायोड है जिसका बैरियर पोटेंशियल भी 0 और फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस भी 0, इसलिए इस बार जो है ना ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और फॉरवर्ड बायस में डायोड बिल्कुल 0 रेजिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर के टाइप से, मतलब शॉर्ट सर्किटेड वायर के टाइप से काम करेगा। अब इधर देखते हैं, तो इस ब्रांच में करंट ऐसे बहने का ट्राई करेगी, तो तुम बताओ कि अब करंट को वापस दो रास्ते मिल गए तो करंट वापस बटेगी। और तुम बताओ कि इस डायोड में तो करंट एरो की डायरेक्शन में बहने का ट्राई कर रही है, तो ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। आइडियल डायोड है से फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल शॉर्ट सर्किटेड वायर के टाइप से काम करेगा। और इस डायोड में देखना इसमें भी करंट ऐसे बहने का ट्राई करेगी, तो बताओ है ना कि इस डायोड में करंट एरो के अपोजिट डायरेक्शन में बहने का दुस्साहस कर रही है, तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, मतलब करंट को ब्लॉक कर देगा। तो इस ब्रांच में करंट नहीं बहेगी। तो बस इस बार करंट एक तो इस वाले रास्ते से बहेगी और इस वाले रास्ते से बहेगी, है ना, बाकी यहाँ करंट ब्लॉक हो जाएगी। तो बस कितनी करंट बहेगी वो देखना है। तो आइडियल डायोड है फॉरवर्ड बायस में, बेचारे डायोड तो शॉर्ट सर्किटेड वायर के टाइप से काम करेंगे। तो इस रास्ते का रेजिस्टेंस कितना होगा 6 और 10 16 ओम, इस रास्ते का भी रेजिस्टेंस 6 और 10 16 ओम। अब ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो
16 और 16 आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका रिजल्टेंट 8 ओम और इनके रिजल्टेंट 8 ओम के साथ ये 2 ओम फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 8 प्लस 2 मतलब 10 ओम इतना होगा। बस अब बैटरी से करंट निकाल सकते हैं ना। बैटरी से करंट कितनी बहेगी, इस रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, तो इस रास्ते का नेट ईएमएफ तो 10 और इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस भी 10, तो बैटरी से बहने वाली करंट 1 एम्पियर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई मेटेलिक वायर है, इसको खींच करके इसकी लेंथ 0.4% बढ़ा रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ जाएगा वो देखना है। तो देखो वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताते हैं, ठीक है। वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर उसकी लेंथ में परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल हो, तो उस केस में तो उसकी लेंथ जितना परसेंट बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस डबल परसेंट बढ़ेगा। मतलब लेंथ 0.4% बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस 0.8% बढ़ेगा। डायरेक्ट आंसर है, लेकिन तुम चाहो तो इसको कर भी सकते हो, है ना। तो हमको पता है कि किसी भी यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाय ए। ये लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा, मतलब एरिया और लेंथ पे रिलेशन देखना है। तो हमको पता है ना कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि खींचने के ड्यूरिंग वायर का वॉल्यूम कंजर्व रहता है। तो होता वायर का वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, और बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि खींचने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंजर्व या कांस्टेंट रहता है। तो एल को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/L, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लेंथ के इनवर्स ही प्रोपोर्शन होगा। तो एल ऊपर चला जाएगा, मतलब इस बार इसका रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। तो बस आराम से बताओ कि इसका रेजिस्टेंस हमने 0.4% बढ़ा दिया है ना, सॉरी लेंथ 0.4% बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज देखना है। तो बस स्मॉल चेंजेस से लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। पता होगा कि लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, डी आर बाय आर इक्वल टू 2 डी एल बाय लेंथ में परसेंटेज चेंज वो 0.4% है, तो इससे डी आर बाय आर मतलब रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज 0.8% हो गया। इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखो इसमें भी एक चक्कर है, तो ध्यान रखना है ना कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तब तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे कि खींचने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंजर्व रहता है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के इनवर्स ही प्रोपोर्शन होगा वो बोल सकते हैं। लेकिन हमने है ना, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये भी चमका कर बताया था कि खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम तभी कंजर्व रहता है जब इस वायर का पॉइजन रेशियो 0.5 हो, तभी कंजर्व रहता है और तभी ये सॉल्यूशन वैलिड है। बाकी अगर इसका पॉइजन रेशियो 0.5 की जगह कुछ और दिया होता तो फिर खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहता, तब हमको इस पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन से करना पड़ता।